हेलो स्टूडेंट्स। हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने राजस्थान के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश पश्चिम का जो मरुस्थल है उसका अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के जो अरावली श्रेणी है उस अरावली श्रेणी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अरावली श्रेणी के सामान्य परिचय की अगर बात करें तो अरावली है वो एक बहुत ही प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें से एक है और ये एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी धरातल पर दोनों तरफ से दबाव लगता है तो उस धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और ये इन मोड़ों को हम वलन कहते हैं और ऐसी आकृति वाले जो पर्वत होते हैं उनको हम वलित पर्वत कहते हैं। तो जो अरावली है वो विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। जब महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा था तब यहाँ पर जो इसके चारों ओर के भूभाग थे उनके द्वारा जो दबाव जनरेट किया गया था उस दबाव के कारण यहाँ पर इस वलित पर्वत का निर्माण हुआ था। ये वलित पर्वत आज हमारे सामने अवशिष्ट रूप में है या एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है कि पहले जो बहुत ऊंचा पर्वत हुआ करता था लेकिन बाद में उस पर अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के कारण बहुत ज़्यादा कटाव हो गया और कटाव होने से वो जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो आज लगभग समतल मैदान में बदल गया है। उसमें बीच बीच में कहीं कुछ चोटियां रह गई हैं, तो वो एक अवशिष्ट रूप में आज ये अरावली हमारे सामने खड़ा है। अब हम बात करें इसके राजस्थान में विस्तार की, तो राजस्थान में ये करणवत रूप से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये अरावली श्रेणी फैली हुई है। ये अरावली जो श्रेणी है वो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में सिरोही से जो झुंझुनू का खेतड़ी सिंघाना है वहाँ तक ये राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबी है। तो ये अरावली का जो सामान्य विस्तार है वो है। अब हम यहाँ मानचित्र में अगर देखें तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि ये पूरा कौन सा था, पश्चिम का मरुस्थल। अब हम इसमें देखें तो ये पूरा का जो पूरा भाग है ये पूरा भाग है, ये है अरावली पर्वत श्रेणी, यानी कि इस क्षेत्र में अरावली है वो फैली हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखने की है कि अरावली बिल्कुल सतत श्रृंखला नहीं है। अरावली कुछ जगह पाई जाती है, यानी कि ये एक विच्छेदित या कटी फटी श्रृंखला है और इसमें बीच बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं और इन घाटियों में नदियों ने मैदानों का निर्माण किया है और यहाँ पर ये जो बीच बीच में ये छोटे छोटे पर्वत या छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ वो पाई जाती हैं। अब हम जो अरावली है उसको 4 उप विभागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अरावली को 4 उप विभागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है वो है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश एक तरह से जो सांबर झील है, जयपुर और नागौर की सीमा पर जो सांबर झील है उस सांबर झील के उत्तर पूर्व का जो पूरा अरावली है उसे इस उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में हम शामिल करते हैं। सांबर झील के उत्तर पूर्वी का भाग, तो ये जो पूरा भाग है ये इस उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में आता है। तो इसमें जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ हैं वो मुख्यतः शामिल की जाती हैं। जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ और कुछ शेखावटी की पहाड़ियाँ इसमें शामिल की जाती हैं। यहाँ पर मुख्यतः कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। कायांतरित चट्टानें पिछले साल आपने पढ़ा होगा कि जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं वो और कुछ कायांतरित चट्टानें भी हैं वो समय के साथ ताप और दबाव से प्रभावित होकर उनमें कुछ रूपांतरण हो जाता है और उससे जो नई सेलें बनती हैं वो कायांतरित सेलें कहलाती हैं। तो यहाँ पर इसमें मुख्यतः फाइलाइट और क्वार्टजाइट जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः मिलती हैं। इसकी जो मुख्य चोटियाँ हैं वो हैं बहरौच जो अलवर में है, बैराट जहाँ पर जो बैराट सभ्यता है वो विकसित हुई थी तो ये जयपुर में है, रघुनाथगढ़ ये सीकर में है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी ये रघुनाथगढ़ है जो लगभग 155 मीटर ऊंची है।
जो इसका दूसरा भाग है वो है मध्य अरावली। मध्य अरावली में दक्षिणी जयपुर, टोंक, शेखावाटी और अजमेर की पहाड़ियाँ, तो इसमें मुख्यतः अजमेर की पहाड़ियों को शामिल किया जाता है। ये जो मानचित्र में हम देखते हैं, ये वाला भाग, ये पूरा मध्य अरावली में शामिल किया जाता है। तो इसमें दो मुख्य चोटियाँ हैं, वो हैं अजमेर की तारागढ़ और अजमेर की नाग पहाड़ी। ये इसकी दो मुख्य चोटियाँ हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनके आपको नाम ध्यान में रखने हैं। इसमें जो शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ हैं और मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं, ये इन दो भागों में इस पूरे मध्य अरावली को विभक्त किया जाता है। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये मेवाड़ के पठार को मारवाड़ के मैदान से अलग करती हैं। तो ये पूरा है वो मध्य अरावली है। इसका जो अगला उपविभाग है वो है मेवाड़ की पहाड़ियाँ और भोराट पठार। मेवाड़ की पहाड़ियाँ और भोराट पठार, ये पूर्वी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर इन ज़िलों में फैला हुआ है। और जो अरावली है उसका सबसे चौड़ा जो भाग है वो यही मेवाड़ की पहाड़ियाँ और भोराट पठार है। यहाँ पर राजसमंद की जो कुंभलगढ़ पहाड़ी है, जिस पर कुंभलगढ़ स्थित है, और उदयपुर की जो गोगुंदा पहाड़ी है, उनके मध्य में जो पठार स्थित है उस पठार को भोराट का पठार कहते हैं। जयसमंद झील के पूर्व में यहाँ पर लासरिया का पठार फैला हुआ है। ऋषभदेव और जरगा हैं, ये यहाँ की मुख्य चोटियाँ हैं। तो जब मानचित्र में हम देखते हैं तो ये वाला पूरा इलाका ये है मेवाड़, जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ हैं वो है। तो ये अरावली का एक तरह से सबसे विस्तृत, सबसे चौड़ा इलाका है। अब हम जो लास्ट इसका उपविभाग है वो देखते हैं, वो है आबू पर्वत खंड। ये सिरोही में, आबू पर्वत खंड है वो सिरोही में है, जहाँ पर माउंट आबू स्थित है, जो राजस्थान का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जहाँ पर पर्यटन के लिए लोग काफ़ी मात्रा में जाते हैं। तो ये अरावली का एक और चौड़ा और विस्तृत भाग है, जहाँ पर अधिकांशतः ग्रेनाइट से निर्मित चट्टानें हैं। यहाँ अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो स्थित है। और ये गुरु शिखर जो सबसे मेन पेज है, ये गुरु शिखर का ही जो एक चित्र है वो लगाया गया है यहाँ पर। तो इस चोटी के पास ही एक उड़िया का पठार स्थित है। तो यहाँ पर अगर मानचित्र में हम देखें तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आबू खंड है। तो आपको याद करना होगा कि आबू खंड आपने जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था तब ये भाग राजस्थान को कब मिला था, आप रिवाइज़ करिए, आपको पता चलेगा कि आबू खंड राजस्थान को कब मिला था। अब हम अरावली श्रेणी के कुछ महत्व है, ये बहुत ही संक्षेप में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में इसको जब भौगोलिक प्रदेश आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो अरावली श्रेणी भारत की एक प्रमुख जल विभाजक है, ना केवल राजस्थान की बल्कि भारत की एक प्रमुख जल विभाजक है। जल विभाजक क्या होता है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जिसके दोनों तरफ का जो जल है या दोनों तरफ की नदियां हैं वो दो अलग अलग दिशाओं में बहती हो, तो वो एक जल विभाजक का कार्य करता है। तो जो अरावली है वो राजस्थान का एक प्रमुख जल विभाजक है। दूसरा जो इसका महत्व है राजस्थान के लिए वो है कि ये जैव विविधता से संपन्न है। मतलब यहाँ पर जीवों की, वनस्पतियों की काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और राजस्थान में सबसे समृद्ध इस मामले में अरावली श्रेणी ही है। इसको संरक्षित करना हमारे लिए, हमारी पारिस्थितिकी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अरावली है वो नदियों का भी उद्गम स्थल है। जैसे एक ही नदी की अगर हम बात करें तो बनास नदी, ये बनास नदी अजमेर, जयपुर, इन जो शहर हैं, टोंक है, इन शहरों को पेयजल की आपूर्ति करती है। इसके साथ साथ ही यहाँ सिंचाई के लिए भी जल है वो प्रदान करती है। तो ये बनास नदी है ये अरावली से निकलती है। इसके साथ साथ बहुत सारी नदियाँ, जैसे लूनी नदी है वो भी अरावली से ही निकलती है। तो बहुत सारी नदियों का ये उद्गम स्थल है। इन नदियों के किनारे ही पुरानी जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई हैं। यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं भी इन्हीं नदियों के कारण विकसित हो पाई हैं। ये नदियाँ हैं वो पेयजल की भी आपूर्ति करती हैं।
इसके साथ साथ इन पर बांध वगैरह बनाए जाते हैं जिनमें मछली पालन वगैरह किया जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो जो अरावली वाला इलाका है वो राजस्थान में खनिज प्राप्ति या खनिज स्थलों के रूप में बहुत ज़्यादा अपनी प्रसिद्धि रखता है कि अरावली जो श्रेणियाँ उसमें बहुत अलग अलग मात्रा के अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। और इसका एक और इम्पोर्टेंट जो महत्व है वो है कि ये मरुस्थलीकरण के पूर्व की ओर प्रसार में बाधक है। हम मानचित्र में देख चुके हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका है वो मरुस्थल का है। तो इस मरुस्थल में जब इस तरफ हवाएं चलती हैं तो ये जो अरावली का इलाका है वो उनको रोकने का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि वो इधर से जो रेत आती है उस रेत को इधर जाने से रोकता है और मरुस्थलीकरण के विस्तार में एक तरह से बाधा उत्पन्न करता है। तो मरुस्थलीकरण के विस्तार में एक प्राकृतिक बाधा इस अरावली के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिससे ये जो पूर्व का पूरा मैदान है जो कृषि के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वहाँ पर मरुस्थलीकरण का प्रसार है वो बहुत कम इस अरावली के कारण हो पाया है। तो ये अरावली का एक इम्पोर्टेंट जो महत्व है राजस्थान के लिए वो है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो बाकी के बचे हुए दो भौतिक प्रदेश हैं, पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।